हेलो फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थियों, मित्रों और मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, और वो टॉपिक था हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात तथा समानुपात। हम लोग अनुपात और समानुपात की टोटल 3 वीडियोस हम पढ़ चुके हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट नंबर 4 अनुपात और समानुपात का। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग अगर वीडियो को देखते हो तो कम से कम 2 बार आप ज़रूर देखें। 2 बार देखने से कोई भी चीज़ अगर आपकी पीछे छूट जाती है, या फिर अगर मैं कहूँ तो अगर मैं इस वीडियो को 2 बार देखता हूँ तो चीज़ें मेरी अच्छे से रिमाइंड भी हो जाती हैं और अच्छे से मेरे माइंड में सेट भी हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को फ्री पीडीएफ, यानी आप पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी आप अपने यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हो, लर्न विद अर्जुन सर। यहाँ पे आपको सारी मैथमेटिक्स की वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अनुपात और समानुपात। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 4:5 है। तो फाइंड A, B और C। सबसे पहली बात, अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँगा या बाकी तरीके आप लोग यूज़ करोगे तो आपने एक बात देखी होगी कि यहाँ पे इस तरीके का मेथड यूज़ करते हैं। वैसे कई सारे मेथड होते हैं क्वेश्चंस को करने के, कि A अनुपात B की वैल्यू है 2:3 और फिर B अनुपात C की जो वैल्यू है वो है 4:5। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर A, B और C का रेशियो निकालता हूँ तो ये कैसे निकलेगा। यहाँ पे आप इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, यानी 2 × 4 8 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, 3 × 5 आपका 15 हो जाएगा। यानी 8, 12 और 15 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे जो B है वो सेम होना अनिवार्य है, ये बात। तो इसलिए यहाँ पे अगर ये A B के बाद B C आना चाहिए, तभी आप इस तरीके का मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर मैं सपोज करो आपको मैं ये कहूँ कि A अनुपात B = 2:3, फिर मैंने लिखा C अनुपात B = 4:5। अगर कुछ बच्चे कहने लगे कि सर क्या मैं अब भी ऐसा कर सकता हूँ, तो ये कहना सरासर गलत होगा। ये कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे B का सेम होना अनिवार्य है। अगर यहाँ पे A B के बाद सीरीज चलेगी B और C की, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे इस बात को चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे B और C रखना पड़ेगा, जो कि 5:4 होगा। ठीक है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे A और B है तो नेक्स्ट टाइम B और C आना चाहिए और नेक्स्ट टाइम C और D यहाँ पे आना अनिवार्य होगा। A B के बाद B C और B C के बाद क्या होगा, C और D। तो इस बात को आप यहाँ पे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, अगर दूसरा मैं तरीका आपसे पूछूं, दूसरा तरीका ये है, अगर इसने कहा A B और C का रेशियो बताओ, तो A B की वैल्यू 2 और 3 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और B C की वैल्यू 4 और 5 में ये भी लिख लेता हूँ। तो आपने देखा ये वाला बॉक्स खाली है यहाँ पे C के नीचे वाला, तो जो C के नीचे वाला बॉक्स है वो इससे पहले नंबर यानी 3 से भरा जाएगा, और ये वाला बॉक्स इससे पहले नंबर यानी 4 से भरा जाएगा। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा। यानी यहाँ से भी आप चाहे तो आंसर निकाल सकते हो, और यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 8, 12 और 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो तमाम तरीके यूज़ करने के बाद अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसको आप फोकस करें, और वो तरीका ये है। आपने एक बात देखी यहाँ पे, वो बात यह है कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि B और C का अनुपात कितना है, तो यहाँ पे 4:5, यानी जो B की वैल्यू होगी वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए और C की वैल्यू किससे डिवाइड होनी चाहिए, 5 से।
बी की वैल्यू 4 से डिवाइड होनी चाहिए और सी की वैल्यू 5 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप क्वेश्चंस में चेक करो, यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में आप समझ पा रहे होंगे कि बी की वैल्यू कितनी है। देखो यहाँ पे बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 15, यानी ये 4 से डिवाइड है और ये 5 से, यानी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो 6 4 से डिवाइड नहीं होता, 9 5 से डिवाइड नहीं होता, ना ही सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना ही डी में अगर आपके पास ऑप्शन है वो 9 4 और 7 का, ये वैल्यू तो 4 से डिवाइड है लेकिन ये वैल्यू 5 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दें कि कोई भी आप रेशियो उठा के चेक कर सकते हैं। जैसे बी और सी का हिस्सा 4 और 5 से डिवाइड हो, यानी बी की वैल्यू 4 से और सी की वैल्यू 5 से अगर डिवाइड हो रही है तो आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो इसने कहा ए बी की वैल्यू 2 3 है, बी सी की वैल्यू 4 1 है, सी डी की वैल्यू 2 5 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी और सी और डी। तो अगर आप ये कहो कि सर यहाँ पे जो सी और डी का रेशियो है वो 2 और 5 है, यानी सी की वैल्यू 2 से और डी की वैल्यू 5 से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। सी की वैल्यू 2 से और डी की वैल्यू 5 से, क्या ये ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा। सी की वैल्यू 2 से ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में सी की वैल्यू 2 से और डी की वैल्यू 5 से डिवाइड होती है। ऑप्शन नंबर जो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं डी की बात करूं तो सी की वैल्यू 2 से तो डिवाइड है लेकिन डी की वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपके क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। देन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में ये कहा है कि उसने कहा ए बी की वैल्यू 2 1 है, बी सी की वैल्यू 3 2 है, सी डी की वैल्यू 3 4 है और डी ई की वैल्यू 5 2 है। उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी और ए। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि डी और ई का जो रेशियो वो 5 और 2, यानी डी की वैल्यू 5 से और ई की वैल्यू 2 से डिवाइड होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं डी की वैल्यू 5 से डिवाइड नहीं हो रही है, ऑप्शन नंबर बी में 5 से डिवाइड हो रहा है लेकिन ई की वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो, ना तो ये ऑप्शन है और ना ही ये ऑप्शन है। अगर मैं अगले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ूँ, देखिए अगला ऑप्शन मेरा क्या है, अगले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ूँ तो देखिए डी की वैल्यू 5 से और ई की वैल्यू 2 से यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये आपके पास सही आंसर हो सकता है। और अगर आप इस बात को देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपके पास सही आंसर हो सकता है, यानी 2 ऑप्शन कट गए, 2 मेरे पास बच गए। ये देखो अब मैं क्या करूँगा, जब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे तो आप एक चीज़ यहाँ पे और देख सकते हो, वो चीज़ ये देख सकते हो कि ए और बी का रेशियो 2 और 1 का है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ए और बी का रेशियो 2 और 1 का है, यानी जो ए की वैल्यू है वो बी से डबल है ना, ए की वैल्यू बी से क्या है डबल है। तो कौन से ऑप्शन में ए की वैल्यू बी से डबल आ रही है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में जो ए की वैल्यू है वो बी से डबल है, क्योंकि ए की 90 है और बी की 45 है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी मेरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो डबल रेशियो का क्वेश्चन है। और डबल रेशियो को क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है, जैसे ए बी इक्वल्स टू कितना है 2:3 और 4:5 है। अगर स्टूडेंट्स मैं इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करूं, ए बी में कन्वर्ट करूं, तो 5 को 2 से गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करनी अनिवार्य होगी। तो 5 गुणा 2 यहाँ पे 10 आ जाएगा और 3 गुणा 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी का रेशियो होगा 10 और 12 का। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ए बी की वैल्यू 2/9 अनुपात 1/3 है, बी सी की वैल्यू 2/7 अनुपात 5/14 है। और अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि सी और डी की वैल्यू क्या होगी, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि सर सी और डी की जो वैल्यू है 3/5 अनुपात 7/10 है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखूं तो 10 गुणा 3 ये 30 आ जाएगा और 5 गुणा 7 ये 35 आ जाएगा। यानी सी और डी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 30:35। कौन से ऑप्शन में सी और डी का रेशियो 30 और 35 है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही
आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अगला हम जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, बस मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। उसने कहा यदि x अनुपात y, यदि x अनुपात y 5:2 है, x अनुपात y कितना है 5:2 है, तो उसने देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, उसने क्वेश्चन नंबर ए में आपसे पूछा कि x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 बटे x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 का मान ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्वेश्चन देखना क्या होता है। हम यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, लेकिन पुट करने से पहले आपको पावर्स का यानी नंबर ऑफ डिग्री ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे भी x की डिग्री 3 है, यहाँ पे y की डिग्री 3 है, x की डिग्री 3 और y की डिग्री 3, तो आप डायरेक्टली x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 पुट कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में डिग्री सेम नहीं होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर CND होगा, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। अगर मैं इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 रखो तो 5 की घात 3 यानी 125 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 पुट करो यानी 2 की घात 3 यानी 8 हो जाएगा, और अपॉन में ही होगा 125 प्लस 8। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 117 बटे 133 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 117 बटे 133। फ्रेंड्स, जब भी आप मेरी क्लास करें तो पेन और पेपर साथ में लेके बैठें, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने उठाए कई सारी किताबों का मिश्रण है, और वो सारे क्वेश्चन है जो पिछले साल पेपर्स में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी को देखता हूँ, देखिए बी में क्या कहा गया है। बी में उसने ये कहा, तो बताओ, क्वेश्चन यही है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है। उसने कहा कि x² माइनस के xy प्लस के y² अपॉन x² प्लस xy प्लस y² का मान बताएं। तो स्टूडेंट्स, आपको डिग्री का ध्यान रखना, यहाँ पे x की डिग्री 2 है, यहाँ पे y की 1, x की 1, तो ये भी डिग्री 2 हो गई, और यहाँ पे भी डिग्री कितनी है 2। यहाँ पे चेक करो डिग्री 2 है, ये भी डिग्री 2 है और ये भी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब आप डायरेक्टली x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 पुट कर सकते हो। जैसे मैं पुट करूँगा x की वैल्यू 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा, माइनस x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 पुट कर तो 5 गुणा 2 10 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। तो नीचे भी इसी तरीके से आ जाएगा 25 प्लस 10 प्लस 4। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 19 बटे 39। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 19/39। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर सी ने क्या कहा, देखिए क्वेश्चन नंबर सी ने कहा कि xy माइनस के x² अपॉन x² प्लस y² का मान बताओ। तो हम देखेंगे डिग्री, देखिए यहाँ भी डिग्री 1 और 1 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी डिग्री प्लस और माइनस का जो ऑपरेशन होता है, प्लस और माइनस का जो साइन होता है, उससे जो डिग्री है वो बिल्कुल क्या है सेम है। तो हम x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 5 गुणा 2 ये वैल्यू 10 हो जाएगी, माइनस ये वैल्यू 25 हो जाएगी, अपॉन ये 10 प्लस क्या हो जाएगा 25। तो आप ये कह सकते हो कि सर इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा माइनस के 15 बटे 29 होगा। कितना आंसर होगा माइनस 15 बटे 29 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे करा के दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरीके का है। मैंने कहा कि x² प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान बताओ। तो इस सेंस आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे जो x की डिग्री है वो 2 है, लेकिन y की डिग्री 1 है। यहाँ पे भी देखिए, इसका मतलब डिग्री चेंज हो गई। अगर यहाँ पे x की डिग्री 2 थी तो यहाँ भी y की डिग्री का 2 होना आवश्यक था।
ठीक है, ये डिग्री चेंज हो गई तो आपको वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया था, जहाँ पे उसके ऑप्शन थे 5, 4, 2 और सी एंड डी। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपने देखा कि सिर्फ डिग्री चेंज हो गई। क्योंकि अगर यहाँ पे x की डिग्री 2 थी तो यहाँ पे भी डिग्री 2 होनी अनिवार्य थी, इसलिए डिग्री चेंज हो गई। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी एंड डी। ठीक, जैसे मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए मैंने कहा, उसने कहा कि x² + y² + 5 अपॉन x + y + 2 का मान बताओ। तो इस सेंस आपने कहा सर डिग्री 2 है, y की भी डिग्री 2 है, लेकिन नंबर्स की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। तो ये डिग्री चेंज हो गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया सी एंड डी। ठीक है, क्या आंसर आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। एक में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि 3x² + 2y² - 5 अपॉन x² + y² का मान बताओ। तो देखिए आपने कहा कि सर डिग्री यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे डिग्री हो गई 0। तो क्या हुआ ये कि डिग्री चेंज हो गई, और डिग्री चेंज होने से इस क्वेश्चन का आंसर बन गया सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको मेरी कही हुई बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर मैं अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ूं तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ये है, उसने कहा कि देखिए A/B, देखिए मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ। A/B की वैल्यू 3 और 4 है। फिर उसने कहा B/C की वैल्यू भी 4 और 7 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कहा था कि B का सेम होना ज़रूरी है, और यहाँ पे भी B सेम है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये A की वैल्यू हो गई 3, A की वैल्यू हो गई 3, B की वैल्यू हो गई 4 और C की वैल्यू हो गई 7। C की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। A + B + C का मतलब होगा 3 + 4 + 7 अपॉन C यानी 7। तो ये 14/7 हो गया, यानी 14/7 का आंसर आ गया 2। 14/7 का आंसर स्ट्रेंथ क्या आ गया, 2। यानी जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का, ये आप ये कहो कि कई बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। उसने कहा उसने कहा, देखिए उसने ये आपसे ये कहा है कि A/B = C/D = E/F बराबर 4/1 है। कितना है, 4/1। तो आप ये कहोगे कि सर A हो या C हो या E हो, इन सब की वैल्यू 4 है। B हो, D हो, F हो, इन सब की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, इन सब की वैल्यू कितनी है, 1। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे ये कहूँ, मैं इस क्वेश्चन को ये बनाता हूँ, अगर मैं A + C + E अपॉन B + D + F भी करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि सर ये वैल्यू होगी 4 + 4 + 4/1 + 1 + 1। तो ये 4, 8, 12/3, यानी तब भी तो आंसर 4/1 ही हो जाएगा। यानी आप ये कहोगे कि सर अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से मेथड भी यूज़ करता हूँ ना, तो भी इसका आंसर यही होगा, इसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप सबको जोड़ लो चाहे आप घटा लो, ये हमेशा ही 4/1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी जोड़ने से भी A + C + E अपॉन B + D + E करके भी क्या आया, 4। या अगर मैं इनका स्क्वायर भी कर दूंगा ना, मैं करूँगा A², C² E², B² D², F², तो ये 4 का स्क्वायर 16, 16, 16। तो ये 48/1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा, तो 1, 1, 1 यानी 3 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 16। यानी 16 का मतलब ये जो 4 था ना, ये तो यहाँ पे अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर यानी 16 उत्तर आ गया। अगर मैं इसका क्यूब करूँगा तो इस 4 का क्यूब यानी 64, यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन गिवन था, अब उसने क्या पूछा, उसने पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा। देखिए उसने आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा,
पेपर में क्वेश्चन पूछा गया यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 4/1 हो तो फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको। उसने कहा कि एम ए प्लस एन सी प्लस पी ई अपॉन एम बी प्लस एन डी प्लस पी एफ का मान बताना है। तो इस सेंस आपने एक बात देखी है कि ये ना चीज़ें कॉमन है, देखो ये चीज़ें कॉमन है, तो मैंने ऊपर इसके नंबर को ऐड किया ए प्लस सी प्लस ई बटे बी प्लस डी प्लस एफ, तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कि सर इसका आंसर वही होगा 4/1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/1। ठीक, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंगल ए है, सिंगल सी है, सिंगल ई है, तो जोड़ने को ए प्लस सी प्लस ई किया, नीचे बी प्लस डी प्लस एफ किया, तो आंसर आपका वही आ जाएगा। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आप ये कह सकते हो कि इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो भी आपका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, दूसरे में उसने कहा कि बताओ एम ए स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस पी ई का स्क्वायर बटे एम बी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो इस सेंस ये देखो एन एन पी पी कॉमन है, तो यहाँ पे आपने स्क्वायर किया है, तो ये क्या किया स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू थी 4/1 इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, यानी सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में उसने पूछा एम स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर सी प्लस पी स्क्वायर ई अपॉन एम स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर डी प्लस पी स्क्वायर एफ का मान पूछा। तो देखो ये क्या है, ये कॉमन है, तो ए सी और ई को जोड़ा गया है, बी और डी एफ को जोड़ा गया है, तो सीधे सीधे 4/1 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, उसमें बहुत आसान क्वेश्चन थे और आप इनको आसान सी भाषा में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जो इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए इससे हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसने कहा देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन के पूछने की संभावना रहती है। उसने कहा एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया, इन तीनों हिस्से के जो वज़न का अनुपात है वो 3:4:5। ठीक, यानी देखो फिर आगे क्या कहा, सोने की जो कीमत है इसके वज़न के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देखिए इस लाइन का मीनिंग क्या है, द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ये इसका मतलब है द गोल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द रेशियो ऑफ द पार्ट्स इज़ 3:4:5, और उसके बाद सोना टूटने पर 9,400 का नुकसान होता है, तो सोने की मूल कीमत यानी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द गोल्ड ये आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है कि जैसे उसने देखो ये प्राइस क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो प्राइस है ना, जो प्राइस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके वेट के स्क्वायर के। यानी अगर मैं आपको ये कहूँ अगर वेट आपका 10 ग्राम है तो प्राइस 10 का स्क्वायर यानी 100 रुपये होगा। अगर वेट 2 ग्राम है तो 2 का स्क्वायर प्राइस कितना होगा 4 रुपये। ये इसका कहने का मतलब, ठीक है, ये इसके कहने का मतलब हुआ। समझ में आ रही बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये वेट 3, 4, 5 का है, यानी जो इनिशियल वेट रहा होगा 3 और 4 और 3 7 और 5 12 ग्राम का रहा होगा। ये स्टार्टिंग में कितने ग्राम का रहा होगा 12 ग्राम का। अगर ये स्टार्टिंग में 12 यूनिट या 12 ग्राम का रहा होगा तो इसका जो प्राइस रहा होगा तो 12 का स्क्वायर 144 रुपये रहा होगा। इसका प्राइस कितना रहा होगा 144। लेकिन हुआ क्या, ये 3, 4 और 5 के अनुपात में टूट गया। अगर ये 3, 4 और 5 में टूट गया तो अगर ये 3 ग्राम 4 ग्राम और 5 ग्राम का बन गया तो जो 3 ग्राम था उसका प्राइस 3 का स्क्वायर 9, 4 ग्राम का प्राइस 4 का स्क्वायर 16 और 5 ग्राम का प्राइस 5 का स्क्वायर 25। यानी जो टोटल हो गया वो कितने का हो गया, ये टोटल हो गया 50 का। देखिए टूटने से पहले ये जो सोना था 144 का था, टूटने के बाद ये मात्र कितने का रह गया 50 का। तो ऐसा करने से जो लॉस हो गया वो 94 यूनिट का हो गया, 94 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से ही हो गया 9,000
400, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। उसने कहा सोने की मोल कीमत कितनी थी, तो सोने की जो मोल कीमत है 144 यूनिट है, और जब एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो 144 यूनिट की वैल्यू 144 इंटू 100 यानी 14,400 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इस बात को अच्छे से यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कि एक मेले की जो प्रवेश टिकट है यानी जो एंट्री फीस है उनका जो रेशियो है वो 3:5 के रेशियो में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। द प्राइस ऑफ द टिकट इज इंक्रीज बाय इन द रेशियो ऑफ 3:5। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ, देखिए टिकट, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो टिकट का प्राइस है वो किस रेशियो में बढ़ गया, 3:5 के रेशियो में बढ़ गया। यानी अगर पहले टिकट 3 रुपये का था तो जो अब वो टिकट है वो कितने का हो गया, 5 रुपये का हो गया। ठीक है, मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:2 के अनुपात में कम हो गई। द नंबर ऑफ पीपल्स डिक्रीज फ्रॉम द रेशियो ऑफ 7:2। ठीक है, यानी जो लोगों की जो आने वाली संख्या है वो किस अनुपात में कम हो गई, 7:2। यानी 7:2 का मतलब अगर पहले 7 लोग आते थे तो अब मात्र कितने लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं। इसका मतलब ये है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले टिकट कितने का था, 3 रुपये का, आते लोग कितने थे, 7, जो टोटल रिवेन्यू जनरेट हुआ वो 21 रुपये होगा। कितना रिवेन्यू बनेगा, 21 रुपये। वृद्धि के बाद टिकट कर दिया 5 का, लेकिन आने वाले लोग कितने हो गए, 2, तो टिकट कितने का हो गया, 10। तो यूँ बता रिवेन्यू रिवेन्यू में वृद्धि होगी या कमी होगी, तो आप कहोगे सर कि जो कुल रिवेन्यू है यानी जो टोटल संकलन है वो 21 से सीधा कहाँ पहुँच गया, 10 पे पहुँच गया। यानी 21:10 के अनुपात में क्या होगी, कमी हो जाएगी। क्या होगी, कुल संकलन में 21:10 के अनुपात में कमी हो जाएगी। एक ऑप्शन ऐसा भी लिखा मिलेगा कि 21:10 के अनुपात में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना कमी और वृद्धि का पता कहाँ से लगेगा, इस वाले पोर्शन से। पहले टोटल कितना रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता था, 21 रुपये का, अब कितने का हो रहा है, 10 रुपये का। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये कमी हो गई। ठीक है, जैसे कि हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में, यानी प्रवेश यानी पहले जो टिकट था वो 5 रुपये का था, अब टिकट हो गया 7 रुपये का। ठीक है, द प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज फ्रॉम 5:7, यानी पहले 5 का था अब कितने का हो गया, 7 का हो गया। एंड द नंबर ऑफ पीपल इज डिक्रीज्ड फ्रॉम द रेशियो 11:2, यानी मेले में आने वाले लोगों की संख्या किस अनुपात में कम हो गई, 11:9। पहले 11 लोग आते थे, अब कितने लोग आते हैं, 9 लोग आते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 11 लोग आते हैं और एक टिकट 5 रुपये का है, तो 11 लोगों ने टिकट खरीदा कितने का, 55 का। यहाँ पे टिकट 7 का था लेकिन आने वाले हो गए 9, तो 7 नम कितना हो गया, 63। यानी जो पहले टोटल रिवेन्यू जनरेट होता था, पहले मैं टोटल 55 रुपये कमाता था, अब मैं 63 रुपये कमाने लगा हूँ। तो यानी वृद्धि हो गई, टोटल रिवेन्यू में क्या हो गई, वृद्धि। किस अनुपात में, 55:63 के अनुपात में क्या लिखेंगे, वृद्धि। समझ में आ गई बात। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेगी, कुछ बातें सीखनी पड़ेगी। ये आपका जो घन मूलानुपात मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट। तो देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लिकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लिकेट क्या होता है। ठीक है, तो इनके बारे में आपसे डिस्कस करना बहुत अनिवार्य है। अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए मेरे पास 2 रेशियो हैं, A:B, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। क्या बोलेंगे, वर्गानुपात। तो ये हो जाएगा A²/B²। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आगे बात समझ में।
अगर ये बात मैं ट्रिप्लिकेट रेशियो के बारे में बोलूं, ए और बी का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो ए क्यूब और क्या हो जाएगा, बी क्यूब। ट्रिप्लिकेट का मतलब होता है घनानुपात। ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है, घनानुपात। ठीक है, अब वही जैसे मैंने कहा 2 और 3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो वर्गानुपात घना और घनानुपात समझ में आ गए। अब यहाँ पे दो चीज़ें और आती हैं, दो चीज़ें और आएंगी। एक आएगा वर्गमूलानुपात, क्या आएगा, वर्गमूलानुपात। इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, वर्गमूलानुपात। तो ये काम कैसे करता है, जैसे यहाँ पे ना सब का मतलब होता है स्क्वायर रूट ले लो। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा आपको 9 और 16 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो 9 का हो जाएगा 3 और 16 का हो जाएगा 4। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 3:4। यानी उसका जो नंबर्स गिवन है उसका स्क्वायर रूट लेने से सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गमूलानुपात निकल कर आ जाता है। ऐसे अगर मैं बात करूं, एक होता है घनमूलानुपात, घनमूलानुपात। ठीक है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8:27, तो इसका क्या हो जाएगा 2:3, यानी क्यूब रूट लेना। क्या लेना, क्यूब रूट ले लो, तो आपका घनमूलानुपात यानी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकल कर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 64 और 125 का बताओ, 64 और 125 का, तो 64 का क्या बाहर आ जाएगा 4 और 125 का क्या बाहर आ गया 5। तो क्या रेशियो बनेगा 4:5। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसने ये कहा है आपसे कि 3x - 7 अपॉन 4x + 3 का घनमूलानुपात 8:27 है। देखिए इसका 8:27 का मतलब होगा 2:3। कितना हो जाएगा 2:3 ये आपका हो जाएगा। तो जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 तिया 9x - 21 और ये आ जाएगा 4 दूनी 8x + 6। तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाओगे तो x की वैल्यू आ गई 21 + 6 यानी 27। कितना आ जाएगा, तो उसने x का मान पूछा था, तो आपका 27 आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एक बात और है कि उसने पूछा चतुर्थानुपात, यानी इसको बोलते हैं हम फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे भी आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। देखिए जो समानुपात से ये टॉपिक रिलेटेड है, तो देखिए मैंने यहाँ पे मैं 4 चीज़ें लिख रहा हूँ, A, B, C और D। ठीक, इसको बोलते हैं प्रथम अनुपात, इसको हम बोलते हैं द्वितीय अनुपात। क्या बोलेंगे, सेकंड प्रोपोर्शन, द्वितीय अनुपात। सेकंड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, या इसको हम मध्यानुपात भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल। ये होता है मेरे पास तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शनल, और ये मेरे पास होता है चतुर्थानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल। चतुर्थानुपात यानी क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल। उत्तराखंड एसआई का पेपर हुआ था 2014 में, और इसमें तीनों ही प्रोपोर्शन पूछे गए थे एसआई के पेपर में। तो इसलिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि देखिए मध्यानुपात का मतलब बीच की वैल्यू, तृतीय का मतलब होता है तीसरी वैल्यू, चतुर्थ का मतलब होता है चौथी वैल्यू। ठीक है, अगर कोई चीज़ समानुपात में होती यानी A, B, C और D, अगर ये समानुपात में होंगे तो ये रेशियो कैसे चलता है कि A/B = C/D। ये ऐसे चलता है कि A/B = C/D। ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये दोनों ही वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये बातें किस में होंगी, ये बातें हो जाएंगी समानुपात में। ठीक, अब जैसे उसने आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया
उसने कहा कि 0.12, 0.21 और 8 इसका चतुर्थ यानी चौथी वैल्यू बतानी है, तो इसको मान लो x। इसको क्या मान लो? x। अगर आप इसका प्रोपोर्शन बनाओगे तो सिंपल सी बात है कि 0.12 बटे आ जाएगा 0.21 और इक्वल्स टू हो जाएगा 8/x। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। तो आप कहोगे देखो ऊपर का ऊपर काट दो, नीचे का नीचे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक, ये आएगा 3 सते 21 और 7 दूनी 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो यहाँ पे जो x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो इसने कहा मध्यानुपात। मध्य का मतलब होता है दोनों के बीच की वैल्यू, इंग्लिश में बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल। करने का मतलब कैसे होगा? देखिए 100 और 625 का मध्यानुपात यानी बीच की वैल्यू, तो यहाँ पे x मान लो। क्या मान लो? x। तो जब इसका प्रोपोर्शन बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे कि 100/x और इक्वल्स टू x अपॉन 625। ये ऐसे बनेगा 100/x और इक्वल्स टू x अपॉन 625। तो यहाँ पे जो x² की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100 इंटू 625। तो जब आप x निकालोगे तो 100 का 10 बाहर आ जाएगा और 625 का 25 बाहर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 250। तो सेंस यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 250। चलिए एक प्रोपोर्शन और बचा हुआ है, 8/12 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तृतीय अनुपात का मतलब होता है थर्ड प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन यानी तीसरी वैल्यू। तो आप कहोगे सर एक तो 8 है एक 12, तो इसकी तीसरी वैल्यू x हो गई। बीच का मतलब दोनों के बीच में x मान लो। तृतीय यानी तीसरे का मतलब क्या होगा? 1 2 के बाद तीसरी वैल्यू को x मानना। तो अगर मैं इसको करूँगा तो ये आ जाएगा 8/12 इक्वल्स टू 12/x हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो ये आ गया 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और ये 2 6 12 हो गया, 6 तिया 18। तो यानी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? आप कहोगे सर यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो 6 तिया 18 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन के आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक रेशियो का क्वेश्चन है और आपको रेशियो का एक रूल ध्यान रखना है। और रेशियो का रूल ये है कि अगर आप किसी भी वैल्यू रेशियो को किसी भी दूसरे रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हो तो कन्वर्ट करने से पहले दोनों ही रेशियो को इक्वल करना ज़रूरी है। कन्वर्ट करने से पहले दोनों ही रेशियो को इक्वल करना ज़रूरी है। जैसे दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात, दो बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, एक में 7:5 और एक में है 5:3। ठीक, दोनों मिश्रणों को देखो, ये मित्रों नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मिश्रण लिखा हुआ है। दोनों मिश्रण को 2:1 के अनुपात में एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है तो नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में ये कहा कि द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स are 7:5 and 5:3. They mixed in the ratio of 2:1. Then find the ratio of milk and water in new mixture. ये इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ऐसे कहा गया है। ठीक, तो देखिए मैंने कहा देखिए दो रेशियो हैं दूध और पानी के, एक साथ 5 है, एक 5 और 3 है। इनको 2:1 के अनुपात में मिलाना है। तो मैंने कहा मिलाने से पहले दोनों बातों को इक्वल कर लो। ये बात है 12 और ये बात है 8। दोनों 12 और 8 कहाँ पे इक्वल होंगे? 12 और 8 दोनों के एलसीएम पे इक्वल होंगे और 12 और 8 का एलसीएम आ गया 24। तो अगर मैं 12 को 24 बनाऊंगा तो 2 से गुणा करूंगा, 8 को 24 बनाऊंगा तो 3 से गुणा करूंगा। ये तो हो गया इक्वल। अब आपको मिलाना किस रेशियो में? 2:1, यानी पहले वाले का लेना है 2 यूनिट और दूसरे वाले का लेना है 1 यूनिट। यानी आप ये जान पाए कि पहले वाले को 2 दूनी 4 से गुणा करना है, पहले वाले को 4 से, और दूसरे वाले को 3 ही कम 3 से गुणा करना है। तो जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 × 7 28 हो गया और 4 × 5 कितना हो गया? 20। जब दूसरे पार्ट को आप 3 से गुणा करोगे तो 3 × 5 हो गया 15 और 3 × 3 हो गया 9। अब स्टूडेंट्स इनको सिंपल ऐड कर लीजिए। जब 28 में 15 जोड़ोगे तो 33 आ जाएगा और 20 में 9 जोड़ोगे तो
9 आ जाएगा, यानी जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 33:29। यानी जो नया बर्तन होगा उसमें 33 यूनिट दूध होगा और 29 यूनिट पानी होगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन भी देखिए, इसी पैटर्न को फॉलो करता है। उसने कहा मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7 और 2 है और 5 और 1 है। द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन 2 vessels आर 7:2 and 5:1। दे मिक्सड इन द रेशियो 1:2। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू वेसल्स। ठीक है, यानी दो बर्तन हैं जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7, 2 और 5, 1 है। दोनों को 1:2 के अनुपात में मिला दिया। तो मैंने कहा देखो मिलाने से पहले इक्वल करना ज़रूरी है। ये 9 है और ये कितना है 6। 9 और 6 इक्वल दोनों के एलसीएम पे होगा, तो 9 और 6 का एलसीएम 18 हो गया। तो 9 को 18 बनाने के लिए आप 2 से गुणा करोगे और 6 को 18 बनाने के लिए 3 से गुणा करोगे। ठीक है, अब आपने किस रेशियो में मिला है 1:2 का मतलब पहले वाले का लेना है 1 यूनिट और दूसरे वाले का लेना है 2 यूनिट। तो स्टूडेंट्स आपको इस बात से गुणा करनी है 1:2 का मतलब। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन को इजी बना सकते हो। कैसे इजी बना सकते हो, देखिए इस 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो यानी पहले को आप सिर्फ 1 से गुणा करोगे तो ये 7 और 2 ही रहेगा, और दूसरे वाले को 3 से गुणा करोगे तो 3 + से 15 और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये 15 और 7 हो गया 22 और 3 और 2 5 हो गया, 2 और 3 हो गया 5, यानी क्या अनुपात आ गया 22:5। ठीक है, तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन उसने कहा देखिए 2 लीटर 3 लीटर और 1 लीटर कैपेसिटी के जो 3 बर्तन हैं जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5, 3, 3, 1 और 9 और 7। देखो सभी मिश्रण को बड़े बर्तन में मिला दिया, सिंपल मिला दिया, और आपको बताना है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। देखिए हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है पहले में है 5 और 3, दूसरे में है 3 और 1, और तीसरे में है 9 और 7। तो ये वैल्यू हो गई 8, ये वैल्यू हो गई 4 और ये वैल्यू हो गई 16। 8, 4, 16 का एलसीएम यानी 16 पे इक्वल होगा। तो आप कहोगे सर पहले वाले को 2 से गुणा कर दो, दूसरे वाले को 4 से और तीसरे वालों को 1 से। अब देखिए 2 लीटर 3 लीटर 1 लीटर के हैं, यानी जो आप ये कह सकते हो सर ये जो रेशियो है ये है 2 लीटर 3 लीटर और 1 लीटर, ये इनका अनुपात है। यानी पहले वाले का 2 लीटर है, दूसरे वाला 3 का है और तीसरे वाला 1 का है। इसी रेशियो में मिल जाएंगे। पहले से 2 यूनिट है, दूसरे से 3 यूनिट है और तीसरे से 1 यूनिट है। यानी मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे मारनी है, 2 दूनी 4 से गुणा करना है। तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20 और 4 तिये 12। दूसरे को आप 12 से गुणा करोगे तो 12 तिये 36 और 12 एकम 12। तीसरे वालों को 1 से गुणा करोगे तो ये 9 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। तो 20, 36, 56, 9, 65 हो गया, 12, 12, 24, 7, 31 हो गया। तो क्या रेशियो आ गया फ्रेंड्स, आपके पास जो रेशियो आ गया वो आ गया 65:31 का। तो आप इस क्वेश्चन को भी भली भांति समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है रिप्लेसमेंट वाला। एक बर्तन में 81 लीटर दूध है। देयर आर 81 लीटर मिल्क इन अ वेसल। 27 लीटर दूध निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी 27 लीटर ऑफ मिल्क रिप्लेस्ड विद सेम वाटर। इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जाता है, दिस प्रोसेस रिपीट अगेन। तो उसने पूछा तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करो। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रेस्ट मिल्क, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रेस्ट मिल्क। ठीक है, ये उसने कहा है। देखिए फ्रेंड्स हमें इस तरह के क्वेश्चंस को ना रेशियो से उठाना है। कैसे उठाना मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एक थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। इस क्वेश्चन की खास बात ये होती है कि इसमें ना स्टार्टिंग में क्या होता है, प्योर क्वांटिटी होती है। जैसे उसने कहा एक बर्तन में 81 लीटर दूध है, तो ये क्या, ये प्योर क्वांटिटी है, ये प्योर क्वांटिटी है। अब आपने इसमें से मान लीजिएगा 27 लीटर दूध निकाल लिया। कितना निकाल दिया, 27 लीटर दूध। तो फिर इसमें फ़िलहाल भी प्योर क्वांटिटी बचेगी 54 लीटर दूध की। ये भी प्योर क्वांटिटी ऑफ मिल्क है। ठीक है, 27 निकल गया, कितना बचा, 54 लीटर दूध बचा।
लेकिन अब आपने इसमें उतना ही पानी मिला दिया। देखिए आपने यहाँ से कितना निकाला था, आपने यहाँ से 27 लीटर निकाला था, अब आपने यहाँ पे 27 लीटर ही पानी ऐड कर दिया। और जैसे आपने 27 लीटर पानी ऐड करा तो ये 81 तो हो गया, ये 81 तो हो गया, लेकिन अब ये बन गया मिक्सचर। अब ये क्या बन गया, मिक्सचर। तो देखिए अब अगर हम इसमें से निकालेंगे, इसमें से 27 लीटर अगर हम निकालेंगे तो ये भी मिक्सचर निकलेगा, जिसमें दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। इसलिए ये स्टूडेंट इस विधि से करना थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करेंगे, हम रेशियो का मेथड अप्लाई करेंगे। रेशियो का मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे कि कितना पार्ट निकल रहा है। कितना पार्ट का मतलब आपने 27 लीटर निकाला, कितने में से, 81 में से, तो आप कहोगे सर 1/3 भाग निकाला, एक बार में 1/3 भाग निकाला। फिर हमने यानी 27 निकाला, 27 ऐड कर दे तो वो यानी एक विधि पूरी हो गई। तो दूध तो फिर वही मतलब मिश्रण वही 81 का बन गया। फिर हमने 27 निकाला यानी 81 में से फिर 27 निकला तो भी 1/3 निकलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो 27 निकला 81 में से यानी 1/3 भाग निकला, तो हम कहेंगे ये, हम कहेंगे यहाँ पे इनिशियल कितना मिल्क बचा और फाइनल कितना मिल्क बचा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए 1/3 का मतलब है मेरे पास 3 लीटर दूध है, तो उसमें से मैंने 1 लीटर निकाल लिया, तो कितना लीटर बचा, 2 लीटर। ऐसा मैं इस क्वेश्चन को लिखूँगा, ठीक। एक बार हो गया, दोबारा फिर आपने 27 निकाला 81 में से, यानी दोबारा भी आपने 1/3 निकाला। और अगर आपने दोबारा भी 1/3 निकाला तो फिर मैं कहूँगा 3 था, 1 निकला, 2 बच गया, ठीक। तो टोटल हो गया 3 तिया 9, तो बचा कितना, 4। यानी अगर 9 लीटर दूध है तो उसमें सिर्फ 4 लीटर दूध बचा हुआ। लेकिन 9 ना हो गया, दूध कितना है, 81 लीटर है, तो कितने से गुणा कर दो, 9 से गुणा कर दो, कितने से गुणा, 9 से, तो इसको भी 9 से कर दो। यानी कितना लीटर दूध बचा हुआ है, 36 लीटर आपके पास दूध। यानी 81 लीटर जो दूध था उसमें कितना दूध रह गया, 36 लीटर रह गया। अगर 81 में से 36 लीटर दूध रहेगा तो बाकी 81 में से 36 घटा दो तो 45 लीटर क्या होगा, पानी। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक। जैसे अगला क्वेश्चन, एक बर्तन में 52 लीटर दूध था, आपने 4 लीटर निकाल लिया, यानी अगर 4 निकलेगा 52 में से तो यानी कितना निकलेगा, 1/13, 1/13। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास इनिशियल दूध कितना है, फाइनल दूध कितना बचा, तो 13 था, 1 निकाला, 12 बचा, ठीक। अब इस प्रक्रिया को पुनः 2 बार और दोहराएगा, यानी टोटल हो गए 3 बार। यानी इस 13 और 12 का रेशियो को आप 2 बार और लिख लीजिएगा। टोटल ये 3 बार हो गया, तो यहाँ पे भी ये 13, ये 12, और यहाँ पे भी ये 13 और ये 12, ठीक है। तो 13 का क्यूब हो गया 2197 और 12 का क्यूब हो गया 1728, सही, 1728। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो मेरे पास उसने पूछा दूध और पानी का अनुपात बताओ, तो जो दूध बचा हुआ है इनिशियल, जो फाइनल मेरे पास दूध बचा वो 1728 बचा हुआ है, 1728 कितना बचा हुआ है, 1728 मेरे पास दूध बचा हुआ है, कितने में से, 2197 में से। तो 2197 में से 1728 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 469। तो जो 469 होगा ये होगा पानी। तो ये दूध और पानी का रेशियो कितना हो गया, 1728 अनुपात 469, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, 63 लीटर का दूध था, आपने पहले 9 लीटर निकाला। अगर मैं 63 में से 9 लीटर निकालूंगा तो कितना निकला, 1/7 भाग। फिर आपने उतना ही पानी डाल दिया। दूसरी बार आपने 7 लीटर निकाला 63 में से, तो कितना निकला, 1/9 भाग, सही है। तो आपको बताना दूध और पानी का अनुपात। तो आप क्या करोगे, आप ये कहोगे कि सर 7 था, 1 निकला, 6 बचा। दूसरे केस में 9 था, 1 निकला, 8 बचा, ठीक। यानी 9 सत्ते 63 है, तो कितना बचा, 48 बचा। समझ में आ गई बात, मिल्क और वाटर। यानी जो दूध 63 लीटर दूध में से दूध कितना बचा हुआ है, 48। तो अगर 48 दूध बचा हुआ है तो बाकी 15 लीटर क्या होगा, पानी।
15 लीटर क्या होगा पानी। तो जो दूध और पानी का अनुपात हो गया और 48:15 का मतलब हो गया 3 कम 3, 3 6 18, 3 5 15, यानी 16:15 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है जिसमें 15 लीटर दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है और अब दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। तो देखिए 16:9 का मतलब ये यहाँ पे समझना, थोड़ा सा समझ लेना, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मिल्क और वाटर का रेशियो है 16:9। सही, 16:9। यानी ये जो टोटल मिश्रण था ये तो 25 लीटर का था ना, यानी जो मेरी इनिशियल वैल्यू थी वो 25 थी मिल्क की। अब जो मेरे पास फाइनल वैल्यू मिल्क की जो बची हुई है वो कितनी बची हुई है, 16 यूनिट। ये ध्यान रखो बस, 16 और दूध और पानी टोटल मिलाकर 25 हो रहा है। यानी अगर 25 लास्ट में है तो स्टार्टिंग में भी 25 था। अगर 81 लीटर है तो लास्ट तक वो 81 लीटर रहा ना। अगर लास्ट में 81 तो शुरुआत में भी 81। यानी अगर ये टोटल मिश्रण 25 लीटर का था तो इनिशियल क्वांटिटी जो दूध की रही होगी वो 25 ही रही होगी। 2 बार प्रक्रिया होने के बाद जो दूध आपके पास बचा है वो 16 बचा हुआ है। तो अगर आपने 2 बार ऐसा किया तो आप स्क्वायर रूट ले लो, यानी ये 5 का है और ये 4 का है। तो पहले 5 था, अब 4 बचा, तो कितना यूनिट निकाला, 1 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से आपने निकाला 15 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर है, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू होगी 5 × 15, यानी 75 लीटर दूध आपके पास शुरुआत में रहा होगा। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। और अगर मैं इस क्वेश्चन को लूँ तो मैं दूध की इनिशियल वैल्यू और सिर्फ फाइनल वैल्यू लूँगा। इनिशियल दोनों को जोड़ने से आएगी 16 + 65 81, और फाइनल जो दूध बचा है वो बचा हुआ है 16। और टोटल आपने इस प्रक्रिया को कितनी बार किया है, 4 बार। 4 बार आपने किया। कैसे, एक बार तो आपने 8 लीटर निकाल के पानी से बदल दिया और प्रक्रिया 3 बार और दोहराई, टोटल कितनी हो गई, 4 बार। तो 4 बार का मतलब आप क्वाड रूट लोगे, यानी 81 को किसकी पावर 4 बनाया जा सकता है, 3 की। 16 को किसकी पावर 4 बनाया जा सकता है, 2 की। तो यानी कितना निकला, 1 यूनिट निकला, उसकी वैल्यू 8 लीटर है। तो 8 × 3, यानी जो मिश्रण था प्योर वो कितने का था, 24 लीटर। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो अच्छे तरीके से सीख पाओगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूध की इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी से कैसे बनाते हैं। टोटल अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये हो गया 512, और जो मिल्क की जो क्वांटिटी बची वो बची 343। अब ये देख लो कितनी बार किया। एक बार तो आपने 15 लीटर दूध निकाल के पानी डाल दिया और 2 बार आपने और 2, यानी टोटल 3 बार हो गया। 3 बार का मतलब आप क्या लोगे, क्वाड रूट लोगे। ठीक है, तो ये कितने का है, 8 की पावर 3, ये 8 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। तो कितना निकला, आप कहोगे सर 1 यूनिट निकला क्वेश्चन के हिसाब से 15 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर, तो 8 यूनिट को 15 × 8, यानी जो मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो कितने लीटर आ गई, 120 लीटर। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। 729 ml के घोल में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे मैंने कहा मेरे पास 15 लीटर तो है दूध। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। 15, देखिए कॉन्सेप्ट मेन होता है, क्वेश्चन तो आप कहीं से भी कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप चीज़ों को आसान तरीके से सीख सकते हो। मैंने कहा 15 लीटर दूध है, 10 लीटर पानी है, तो मैंने 5 लीटर दूध और डाल दिया। आप कहोगे सर दूध तो आपका हो गया 20 लीटर, लेकिन पानी तो 16 लीटर ही रहा, पानी तो आपने नहीं डाला। तो मैंने कहा कि जो आप क्वांटिटी ऐड करोगे तो वही तो बढ़ जाएगा ना, बाकी क्वांटिटी तो सेम रहेगी। अगर पहले पानी 16 लीटर था तो अभी कितना है, 16 लीटर। यानी जो आप चीज़ को ऐड कर रहे हो, जिस चीज़ को आप ऐड कर रहे हो वही चीज़ बढ़ेगी, दूसरी चीज़ क्या रहेगी, वो रहेगी सेम। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ सेम नहीं है तो उसको क्या करोगे, सेम करना अनिवार्य होगा। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि भाई आपके पास है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 7 और 2।
लेकिन एक्चुअल में ये कितना है, 729 है, यानी 7 और 2 9, ये जो 9 यूनिट है वो 729 ml के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 81 ml। यहाँ से पहले मैंने निकाल लिया 1 यूनिट कितना आ गया 81 ml। अब आपने कहा इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि ये अनुपात क्या हो जाए, 7:3। अगर आप पानी मिला रहे हो तो दूध सेम होना चाहिए, पानी मिला रहे हो तो दूध क्या होना चाहिए, सेम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूध ऑटोमेटिकली क्या है, सेम। तो पानी पहले 2 यूनिट था, अब कितना हो गया 3 यूनिट, यानी पानी कितना डाला 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 81 लीटर, यानी हमारे क्वेश्चन का कितना आंसर आ गया, यानी हमने जो पानी ऐड किया है वो कितना ऐड किया है 81 यूनिट। तो स्टूडेंट्स आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो पानी आपने ऐड किया वो कितना ऐड किया 81 यूनिट। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है 378 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात। देखिए मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 13:5 है। कितना रेशियो है, 13:5। ठीक है, तो यानी 13 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 18। जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 378 ml के। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 21। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 21 ml। उसने कहा इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए 13:7। देखिए आपने पानी मिलाया तो दूध की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम है, सेम। तो पानी पहले 5 था, पानी हो गया 7, कितना यूनिट ऐड किया 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 81 लीटर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 42 लीटर। तो कितना ऐड किया आपने 42 लीटर। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 420 ml के घोल में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो 9:5। ठीक है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अनुपात 3:2 हो जाए, 3:2। स्टूडेंट्स आप देखो पानी मिला तो मिल्क की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। ऊपर 9 लीटर दूध है, नीचे 3 लीटर, ये तो सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए नीचे वाले हिस्सों को 3 से गुणा कर दो। नीचे वाले हिस्सों कितने से गुणा, 3 से। तो देखो ये तो वैल्यू हो गई 9 और 5, लेकिन अब ये हो गया 9 और 6, हो गया सेम। अब ये जो 9 और 5 है, ये जो 14 यूनिट है, यही तो 420 ml है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 30 ml। तो पानी पहले 5 था, हो गया 6, कितना यूनिट ऐड किया 1 यूनिट, और उसकी वैल्यू कितनी है 30 ml। और ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 7:11, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5 2:3 हो जाता है, छोटी संख्या ज्ञात करो। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को करने का बहुत इजी होता है। आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, आप इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल कर लो। डिफरेंस देखिए यहाँ पे 7 और 11 था, जब आपने दोनों में 7 जोड़ा तो रेशियो हो गया 2 और 3। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, ये है 4 का, और यहाँ पे डिफरेंस है 1 का। तो इसको 4 से गुणा कर लो, तो ये 4 दूनी 8 और ये 4 3 12 हो गया, 8 12 हो गया। तो देखिए जो संख्या पहले 7 थी अब वो 8 पहुँच गई, जो संख्या पहले 11 थी वो कितनी पहुँच गई 12। तो कितना ऐड किया 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू है 7। उसने कहा छोटी संख्या बता, 7 × 7 यानी 49 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है, लेकिन उस सेंस आप क्वेश्चन को करोगे कैसे, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो अनुपात था ये 7:11 का था, ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। उसने कहा छोटी संख्या बता, तो जो आंसर होगा वो 7 से डिवाइड होगा, तो एक ही ऑप्शन है 49। खत्म क्वेश्चन। अगर 2 ऑप्शन आते हैं तो आप मेथड से कर सकते हो, अदरवाइज पहले के तरीके से आप डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है, उसने क्या कहा, उसने कहा दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या यानी यहाँ पे पहली संख्या है 3, दूसरी संख्या 5, दूसरी संख्या 5, आंसर 5 से डिवाइड 55 आपका करेक्ट आंसर। ठीक, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन आप मेथड से करोगे तो पहले रेशियो को क्या बना दो, रेशियो को पहले इक्वल बना दो। 3 और 5 में 2 का अंतर है और 12 और 23 में 11 का अंतर है। देखो 3 और 5 में 2 का अंतर और 12 और 23 में 11 का अंतर। तो ऊपर वालों को 11 से गुणा कर दो, नीचे वालों को 2 से। तो 11 से गुणा करूँगा तो 33 और 55 आ गया, और नीचे वाले को 2 से गुणा करूँगा तो 24, और ये 23 दूनी 46 आ गया। ठीक, तो जो संख्या 23 थी अब वो कितनी हो गई, 33 से कितनी हो गई 24 पे पहुँच गई, यानी कितना घटा दिया
आपने घटा दिया 9, 9 घटा दिया, यहाँ पे भी कितना घट रहा है, 9 घट रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 9 ही घट रहा है, तो यानी छोटी संख्या, पहली संख्या 33, दूसरी संख्या है 55। खत्म क्वेश्चन। समझ में आ गई बात। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे ऐसे क्वेश्चन को अपने ना ऑप्शन से करना होता है। कैसे करना होता है? ऑप्शन से। उसने कहा देखिए, दो संख्या का योग उनके अंतर से 3 गुना है। सिंपल सी बात है। मेरे पास ऑप्शन है 1:2। अगर मैं इनका योग करूँगा तो 3 हो गया, अंतर करूँगा तो -1 होगा, 1 में से 2 घटाओगे तो -1, यानी एक ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक। दूसरा ऑप्शन बताओ, 2 और 1, इनका योग कितना हो गया? 3, और इनका अंतर कितना है? 1, यानी जो योग है वो क्या अंतर का 3 गुना आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो रेशियो है उसका आज ये लास्ट पार्ट था, और ये हमारा कंप्लीट होता है, और हमें क्वेश्चंस को यहीं तक करने थे। ठीक है। तो एक दो बातें मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ कि वो बातें यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किस तरीके की बातें हैं। कुछ क्वेश्चन आपके पास इस तरीके के भी आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2a = 3b = 5c। ठीक है। तो ए बी सी का रेशियो बताना है, ए बी सी। आप कहोगे सर अगर आपको ए का बताना, देखो ए की वैल्यू बतानी है, तो ए को आप बी और सी के दोनों नंबर्स को गुणा कर दो, 3 × 5 = 15। आपको बी की वैल्यू बतानी है तो ए और सी को गुणा कर दो, 2 × 5 = 10 हो गया। आपको सी को बताना है तो आप ए और बी को, तो 3 × 2 कितना आ गया? 6, और ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक और ले लेता हूँ, 3a = 5b = 7c। तो आपको ए बी और सी का बताना है, तो ए के लिए बी और सी को गुणा करो 35, बी के लिए सी और ए को गुणा करो 21, सी के लिए ए और बी को गुणा करो 15। ठीक है। तो ये हमारे पास रेशियो इस तरीके से आ जाता है। एक और आता है, जैसे इसने लिखा a/2 = b/3 = c/5, और वो आपसे पूछ लेगा ए बी और सी का रेशियो। तो इससे यहाँ पे ना सीधे सीधे देखो, ये जो ए बी और सी है इनके गुणा में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ये सिंगल होने चाहिए। तो डायरेक्टली ए के नीचे 2 है, बी के नीचे 3 है और सी के नीचे 5, तो डायरेक्टली ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे लूँ a/3 = b/5 = c/7, तो उसने कहा बताओ ए बी सी का रेशियो कितना, तो सीधे सीधे 3, 5 और 7 हो जाएगा। ठीक। बट अगर मैं आप क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूँ, 2a/3 = 4a/5 = c/6, ऐसा। तो आप क्या करो, तब आप करोगे 2, 4 और 1 का एलसीएम लो, वो 4 आ जाएगा, और इस 4 से सबको नीचे गुणा कर दो, ऐसे ऐसे कर दिया। 2, 4 यहाँ पे 1 मान लो, 1 का एलसीएम कितना आ गया? 4। अब आप निकाल सकते हो ए बी और सी का रेशियो। कैसे? ये 2 से 2 बार कट गया तो कितना आ गया? 6। ये 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? 5, और ये 6 चौक 24, तो ये रेशियो आ गया 6, 5 और 24 का। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा रेशियो का पोर्शन था वो बिल्कुल ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम लोग पार्टनरशिप करेंगे, और जहाँ तक मैं मानता हूँ इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में शायद नहीं है, और आप इतना ही कर लोगे, वीडियो को 1-2 बार देख लोगे तो आपको ज़रूर चीज़ें पसंद आएगी। अगर आप कुछ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। सभी को प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।